हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग पारिक्सिया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटासिड्स और पीपीआईज एंड H2 इनहिबिटर्स की। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स एक्ट्स बाय न्यूट्रलाइजिंग और रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ स्टमक एंड न्यूट्रलाइज HCl इफेक्ट एंड रिलीव हाइपर एसिडिटी। मतलब एंटासिड्स क्या करते हैं कि जो स्टमक का एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके पीएच को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपर एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। फर्स्ट हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज़ एन एंटासिड and also act as fluid and electrolyte balance agent and a replacement solution like calcium acetate, calcium citrate and calcium phosphate. एक्शन इसका देख लेते हैं। इट reduces gastric acid by increasing pH. It acts by inhibiting the proteolytic action of pepsin on gastric mucosa and decreases the gastric acidity. ये क्या करता है कि प्रोटियोलिटिक एक्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हाइपर एसिडिटी हुई है वो रिड्यूस हो जाती है। ये क्या करता है कि जो एसोफेजल स्पिंचर की टोन है उसको भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गैसो एसोफेजल रिफ्लक्स की कंडीशन में जो है हमारा स्टमक का एसिड जो है वो ऊपर नहीं जा पाता है। इंडिकेशन इसके क्या क्या हैं? फर्स्ट है रिलीफ ऑफ ट्रांसिएंट सिम्टम ऑफ हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न, पेप्टिक एसोफेजाइटिस, हाइटल हार्निया। ऑल्सो यूज एज कैल्शियम सप्लीमेंट, यानी कि कैल्शियम डिफिशिएंसी में भी ये दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। हाइपर फॉस्फेटीमिया इन क्रोनिक रीनल फेलियर, मतलब अगर किसी को फॉस्फेट किसी की बॉडी में ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसको कम करने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी देते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हैं? अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। अगर किसी पेशेंट को विटामिन डी का ओवरडोज हुआ है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। या सीवियर रीनल डिजीज़ है, किसी को रीनल कैल्कुलाई है, जीआई ब्लीडिंग हुई है या जीआई हेमरेज है तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कार्डियक डिजीज़ है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, प्रेगनेंसी एंड डिहाइड्रेशन। डोजेज एंड रूट की बात करते हैं तो ये एडल्ट में 0.5 से 2 ग्राम 4 to 6 टाइम ओरली दिया जाता है पर डे। एडवर्स इफेक्ट इसके हैं कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिबाउंड, हाइपर कैल्सियूरिया, पॉलीयूरिया, रीनल कैल्कुलाई, फ्लैचुलेंस, मतलब कि बार बार जो है गैस पास होना, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का शरीर में लेवल बढ़ जाएगा, मूड एंड मेंटल चेंजेस। कैल्शियम कार्बोनेट को एडमिनिस्टर करते समय नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? फर्स्ट है मॉनिटर द नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, मॉनिटर द सीरम एंड यूरिन कैल्शियम वीकली इंक्लाइंट रिसीविंग प्रोलॉन्ग थेरेपी। मगर अगर किसी को लॉन्ग टाइम से जो है कैल्शियम कार्बोनेट दिया जा रहा है तो उसका जो सीरम कैल्शियम है वो चेक करते रहना है। इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन, कम्बिनेशन थेरेपी विद मैग्नीशियम एंटासिड कैन बी एडवाइज्ड। अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो मैग्नीशियम के साथ जो है उसकी कम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। डिसकंटिन्यू ड्रग आफ्टर 1 to 2 वीक्स सिंस इट मे कॉज एसिड रिबाउंड, मतलब कि इसको 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना है। टीच द क्लाइंट टू अवॉइड टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट विद फूड, यानी कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसको फूड के साथ हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स is a peptic ulcer drug which suppress the gastric acid secretion by inhibiting the H+K+ ATPase enzyme in the parietal cell। मतलब ये क्या करते हैं कि जो H+ एंड K+ ATPase एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है, जो कि पैराइटल सेल में प्रेजेंट होता है। इट आल्सो हेल्प्स टू हील गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर बाय सप्रेसिंग द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, मतलब ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर हैं वो हील होने लगते हैं। इंडिकेशन इसके क्या क्या हैं? फर्स्ट है डुओडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम, मल्टीपल एंडोक्राइन एडिनोमाज, हीलिंग ऑफ एन एसिड इंड्यूस अल्सर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं? लॉन्ग टर्म यूज़ फॉर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब कि जो गर्ड की कंडीशन है उस कंडीशन में हमें लॉन्ग टर्म जो है पीपीआई अवॉइड करना है।
हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी, हाइपोकैल्सीमिया, अगर किसी पेशेंट में जो कैल्शियम सीरम है वो लो आता है तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है। वॉमिटिंग, अगर किसी को वॉमिट हो रही है तो उस कंडीशन में अवॉइड करना है। जीआई ब्लीडिंग, अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हुई है तो तब भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर, मतलब 2 साल से कम बच्चों में ये नहीं देना है। अब इसके डोजेज एंड रूट क्या क्या हैं? फर्स्ट है गर्ड में, एडल्ट का 20 mg है ओडी फॉर 4 to 8 वीक। गैस्ट्रिक अल्सर में 20 mg बीडी फॉर 4 to 8 वीक। जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम में 60 mg ओडी अप टू 120 mg टीडीएस, मतलब कि जो डिजीज सीवियरिटी के हिसाब से इसका डोज भी बढ़ जाएगा। एच पाइलोरी एसोसिएटेड ड्यूरल अल्सर में 40 mg ओडी फॉर 14 डेज, देन 20 mg फॉर नेक्स्ट 14 डेज। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? फर्स्ट है हेडेक, सेकंड है डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया फील हो सकता है, एलिवेटेड एलएफटी, मतलब लीवर के एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। हिमैचूरिया हो सकता है पेशेंट को, और प्रोटीन यूरिया हो सकता है, स्किन में रैसेस पड़ सकते हैं अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो। फटीग, उसको थकान लग सकती है, या फिर उसका जो डायरिया हो सकता है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को जो एडमिनिस्टर करते समय नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? फर्स्ट है ऑलवेज एडमिनिस्टर बिफोर मील, मतलब कि ये जो दवा होती है खाली पेट ली जाती है, यानी कि खाने से लगभग 1 घंटे पहले। रेगुलरली मॉनिटर यूरिन एनालिसिस फॉर हिमैचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया, रेगुलरली जो है यूरिन को हमें मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कि अगर यूरिन के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है या फिर यूरिन के साथ प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। एसेस रेगुलरली फॉर एलएफटी, टीच फैमिली टू रिपोर्ट द फिजिशियन इफ चेंजेस अकर इन यूरिनरी एनिमेशन सच एज पेन एंड ब्लड इन यूरिन। देखते रहना और पेशेंट या उसकी फैमिली को बताना कि अगर आपको यूरिन पास करते समय दर्द हो या फिर यूरिन में ब्लड वगैरह देखने को मिले तो आप तुरंत ही इसको नर्स को बताइए, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। टीच द लैक्टेटिंग मदर नॉट टू ब्रेस्ट फीड वाइल टेकिंग दिस ड्रग, लैक्टेटिंग मदर को बताना है कि अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो आपको बच्चे को फीड नहीं देना है। नोट, omeprazole has been reported to significantly impair peak cortisol response to exogenous ACTH। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो पेशेंट ओमेप्राजोल ले रहा है उसके साथ क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक एसिड तो सिक्रीशन को तो कम कराता ही कराता है, साथ में हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल, उस पर भी इफेक्ट डालता है, उसका जो प्रोडक्शन उसको रिड्यूस कर देता है। और जो ACTH है यानी कि एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है उसके रिस्पॉन्स में भी इफेक्ट डालता है ये। नेक्स्ट है एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट इज़ आल्सो एंटी अल्सर ड्रग यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड हैज़ अ एंटी सिक्रेटरी एक्शन। इट इनहिबिट द हिस्टामाइन रिसेप्टर एंड एस्ट्रो रिसेप्टर साइट ऑन पैरेटल सेल, एज रिजल्ट ब्लॉक द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। मतलब जो हमारी पैरेटल सेल से H1 एंड H2 रिसेप्टर होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाता है। इट आल्सो रिड्यूस द पेप्सिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ पेंट्रिक एक्सटेंसिक फैक्टर, मतलब ये हमारा जो पेप्सिन का सिक्रीशन होता है उसको भी कम कराता है। एग्जाम्पल में ये ड्रग हैं रेनिटिडिन, सेमेटिडिन, लॉक्साटिडिन। इंडिकेशन इसके क्या क्या हैं? फर्स्ट है कर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। सेकंड है जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम। थर्ड है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपर सिक्रीशंस। फोर्थ है हार्ट बर्न। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके? हाइपर सेंसिटिविटी, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर, हाइपर सेंसिटिविटी टू H2 ब्लॉकर्स, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, हिपैटिक एंड रीनल डिस्फंक्शन। मतलब अगर किसी का लीवर डिस्फंक्शन है या फिर रीनल इम्पेयरमेंट है उसका, तब उस कंडीशन में भी ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं देंगे हम। डोजेज, अगर डोजेज और रूट की बात करें तो डुओडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर में ये 150 mg BD और 300 mg एट नाइट ओरली दी जाती है, या 50 mg हम लोग 8 आवरली IV देते हैं। जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम में क्या है, 150 mg BD ओरली जाती है, फिर 50 mg 8 आवरली IV देते हैं। नेक्स्ट है हार्ट बर्न में 75 to 150 mg जो है BD जाती है ओरली। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं? फर्स्ट है हेडेक, मेलाइज मतलब जो है जनरल वीकनेस या फिर पेशेंट को अनप्लीजेंट फील होगा। सोमनोलेंस, नींद में चलना या फिर नींद में बातें करना। इंसोम्निया मतलब कि लैक ऑफ स्लीप हो जाएगा। डिजीनेस, चक्कर आएगा पेशेंट को।
वही वर्टाइगो, एजिटेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, पेशेंट का जो इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। हेलुसिनेशन एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो चीज़ें होती नहीं वो भी पेशेंट को दिखा करती हैं। ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट बीट जो हमारी स्लो हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को। एब्डोमिनल पेन हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि जो प्लेटलेट काउंट है वो तो कम हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिजेक्शन, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और हमने जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया है तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिजेक्शन यानी कि अर्टिकेरिया हाइव्स देखने को मिल सकता है, या फिर और भी कोई सिस्टमिक हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट है, मेक श्योर दैट क्लाइंट शुडंट टेक एनी अदर ओवर द काउंटर ड्रग फॉर गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस विदाउट कंसल्टिंग फिजिशियन। मतलब कि आपको ये चीज़ श्योर कर लेनी है कि जो आपका क्लाइंट है वो कोई भी अदर जो है ओवर द काउंटर ड्रग नहीं ले रहा हो। इनकेस क्लाइंट टू टेक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट विद द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट टू लॉन्ग टर्म थेरेपी में रिजल्ट इन विटामिन B12 डिफिशिएंसी। मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट जो है आपका ये रेनिटिडिन वगैरह जो ड्रग्स होती हैं ये ले रहा है तो आपको एडवाइस करना है कि साथ में मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स भी लेता रहे, क्योंकि अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज की बात करें तो इसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। डायरिया इज़ अ फ्रिक्वेंट पासेज ऑफ लिक्विड स्टूल्स। इट कैन बी ड्यू टू वैरायटी ऑफ कॉजेज लाइक इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, एंजाइटी, ड्रग्स, इरिटेंट, फूड एंड माल एब्जॉर्प्शन। मतलब डायरिया क्या होता है कि बार बार जो है स्टूल का पास होना लिक्विड फॉर्म में, ये किसकी किसकी वजह से हो सकता है, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बॉडी में किसी प्रकार का टॉक्सिन हो गया हो, आपने जैसे कोई दवा का जो है साइड इफ़ेक्ट हुआ उसकी वजह से हो सकता है, कोई पेशेंट जो है ज़्यादा स्ट्रेस में एंजाइटी है उसको तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, कोई इरिटेंट फूड ले लिया हो या फिर कुछ भी ऐसा निकल लिया हो जिसकी वजह से स्टमक में इरिटेशन हुई उसकी वजह से भी डायरिया कॉज हो सकता है। और पेशेंट में अगर माल एब्जॉर्प्शन है उसको तो फिर उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। एक्यूट डायरिया इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज मस्ट। करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी लाइफ सेविंग in most cases, especially in infants. Oral rehydration solution with NaCl glucose and water is useful। मतलब कि जो डायरिया का हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो फ्लूइड करेक्शन होता है, क्योंकि जो बार बार अगर फ्रीक्वेंट स्टूल पास करेगा लिक्विड फॉर्म में तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होंगे, वो स्टूल के साथ बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन अगर होगा तो फिर उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, एरिथमिया हो सकता है और भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है हो सकती हैं और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या चीज़ है, फ्लूइड थेरेपी देनी है पेशेंट को। NaCl ग्लूकोज एंड वाटर, मतलब नमक, पानी और चीनी का घोल दे सकते हैं अगर आपके पास ORS नहीं अवेलेबल है तो। इन द इलियम ग्लूकोज सोडियम सिट्रेट इनहेंस सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड वाटर फॉलोज। If ORS powder is not available, a mixture of 5 gram table salt with 20 gram sugar dissolved in 1 liter of boiled or cooled water may be used till regular ORS is available। मतलब कि क्या करना है, अगर आपके पास रेगुलर ORS अवेलेबल नहीं है तो 5 ग्राम जो है टेबल साल्ट लेना है जो रेगुलर नमक होता है, और 20 ग्राम के करीब चीनी लेनी है जिसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है, मिक्स करना है। इन सीवियर डिग्रीज ऑफ डिहाइड्रेशन प्रॉम्प्ट IV डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब अगर किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करना हो। जो डायरिया की फर्स्ट फ्लूइड चॉइस होती है वो होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं एंटी डायरियल एजेंट कौन कौन से होते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज टू रिलीव सिम्टम ऑफ डायरिया एंड इफेक्ट ऑफ इट बट डोंट क्योर द प्रॉब्लम। मतलब एंटी डायरियल एजेंट्स क्या करते हैं कि जो डायरिया होता है उसको तो स्टॉप कर देते हैं पर जो अंडरलाइंग कॉज होता है उसको ये क्योर नहीं करते हैं। कंपोजिशन में क्या है इसमें, नैलिडिक्सिक एसिड विद मेटोनिडाजोल। एक्शन, ओपियम प्रिपरेशन इनहिबिट पेरिस्टालसिस by acting on the brain, increases contraction and anal sphincter and ileocecal wall tone।
ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो हमारा बॉवेल का मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, उसको स्लो कर देती हैं। और जो हमारा एनल स्फिंक्टर है और जो इलियोसिकल वाल्व उसका टोन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल पास होना होता है वो, अगर पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाएगा तो फिर जो हमारा गट में जो फूड रहेगा वो भी स्लो पास होगा आगे। तो ये कंडीशन जो है डायरिया को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज जीआई मोबिलिटी बाय डिप्रेसिंग इंटेस्टाइनल मसल, एब्जॉर्बेंट बाइंड विद टॉक्सिन टू सूद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो इसका डोजेज एंड रूट है वो 1 टैबलेट ऑफ 500 mg BD 5 से 10 दिन तक दी जाती है, IV और ओरली। इंडिकेशंस क्या क्या है इसके? ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री, डायरिया, एमोबिक इन्फेक्शन, अपेंडिसाइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस, एंटी कैंसर ड्रग और एंटी मेटाबोलाइटिक कोलाइटिस, क्रोनिक डायरिया इन HIV पेशेंट्स, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इलियोकोलाइटिस, सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ डायरिया। IBS क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट को ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी एंटी डायरियल ड्रग दी जाती हैं, क्योंकि जो है IBS की कंडीशन में जो है हमारे स्टमक में परसिस्टेंट इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से जो है डायरिया कॉज होता रहता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके? हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को इन ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स, 2 साल से जो नीचे बच्चे हैं उन्हें नहीं देंगे। पोरफायरिया क्या है कि बॉडी में कंपाउंड होता है पोरफायरिन, जो कि हीम में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। इंटेस्टाइनल एंड यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एट्रोपिक इंटॉलरेंस, जॉन्डिस, अगर किसी पेशेंट को पी लिया है तो उस कंडीशन में भी एक ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। एक्यूट इन्फेक्टिव डायरिया, अल्सर्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्यों नहीं देंगे हम? क्योंकि इसकी वजह से जो है हमारे जो गट में वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, तो इसलिए इस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसके? फर्स्ट नोज़िया, देन हेडेक, फटीग, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इंसोम्निया, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, हार्ट बर्न, मेटालिक टेस्ट, मतलब कि जो जीभ पे उस पर जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेटल खाया है अभी आपने, मेटालिक टेस्ट आएगा। लेथार्जी, वीकनेस, ड्राउजीनेस, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब एडवर्स इफेक्ट की बात क्या करें तो इसमें फीकल इन्फेक्शन, मतलब कि जो हमारा GI ट्रैक्ट है उसमें फीकल इम्पैक्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को। डिस्फोरिया मतलब कि अनहैप्पी फीलिंग हो सकती है उसको, मतलब कि कह सकते हैं हम कि वो उसको अनप्लीजेंट फीलिंग लगे, उसको लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्किन रैशेस, एलर्जी, ड्राई माउथ। इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? असेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, नोटिफाई फिजिशियन इन डायरिया परसिस्ट मोर देन 48 आवर। अगर 48 घंटे से ज़्यादा किसी को डायरिया होता है तो आपको अपने फिजिशियंस को नोटिफाई करना होता है। इफ़ फूड पॉइजनिंग सस्पेक्टेड, अवॉइड द एंटीडायलिसिस टॉक्सिन सब्सटेंस, नीड टू एग्जिट GIT, अलाउ पेशेंट टू यूज़ लॉट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो डायरिया कंडीशन होती है उसमें सबसे पहले आपको जो थेरेपी देनी होती है वो फ्लूइड थेरेपी देनी होती है, और आपको इलेक्ट्रोलाइट जो है उनको बैलेंस करना होता है। और फर्स्टली जो इसका ट्रीटमेंट है वो ORS है, देन एंटी डायरियल। अगर फूड ज़्यादा अगर आपको डायरिया हो जाए, बार बार आपको स्टूल पास करना पड़ रहा है, तब आपको एंटी डायरियल ड्रग्स देनी होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेज कुछ मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे रिलेटेड नॉलेज गेन हो सके।